everyone, welcome to the sociology class. So as you guys have requested so much about rural sociology, so I'm making this playlist only for rural sociology. तो इसमें जो भी रूरल सोशोलॉजी के टॉपिक्स होंगे वो मैं इसमें डिस्कस करूंगी. आज हम जो यूनिट करने वाले हैं दैट इज इमरजेंस, इम्पॉर्टेंस, स्कोप एंड नेचर. रूरल सोशोलॉजी क्या होती है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं और इसका इमरजेंस कहाँ से हुआ, मीन्स ये कहाँ से आई है, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुई है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे. इस वीडियो का पार्ट 2 भी होगा जिसमें हम बात करेंगे रूरल सोशोलॉजी की इम्पोर्टेंस, स्कोप और उसके नेचर की. सो आई एम योर एजुकेटर भैरवी भारद्वाज. डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, क्योंकि सारी ही नोटिफिकेशंस और जो भी फ्री मटेरियल मैं शेयर करती हूँ वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा. तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि रूरल सोशोलॉजी का इमरजेंस कैसे हुआ और क्यों हम रूरल सोशोलॉजी को आज इतना डीपली पढ़ते हैं. सो फर्स्ट वी विल सी रूरल सोशोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. देखो, रूरल सोशोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ सोशोलॉजी. ये एक ऐसी फील्ड है दैट इज कनेक्टेड विद द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ इन रूरल एरियाज. यानी रूरल एरियाज मतलब विलेजेस वगैरह जो होते हैं, जो ज़्यादा डेवलप्ड अभी भी नहीं है, वहाँ की जब हम सोशल लाइफ की स्टडी करते हैं तो वो हमारा फील्ड हो जाता है रूरल सोशोलॉजी का. ओके, इट इज़ एन एक्टिव फील्ड इन मच ऑफ द वर्ल्ड. ये काफ़ी एक्टिव फील्ड है, अभी भी इस पे काफ़ी काम हो रहा है. एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ओरिजिनेटेड इन 1910s. तो 1910 में ये स्टार्ट हुआ था with close ties to the National Department of Agriculture and Land Grant University Colleges of Agriculture. तो यहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी. ये ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है, तो इंडिया की स्पेसिफिकली भी अभी हम बात करेंगे, पर ये याद रखना कि यूनाइटेड स्टेट में 1910s में प्रॉपर रूरल स्टडीज़ की स्टार्टिंग हुई थी. ओके, द सोशोलॉजी ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर इज़ वन फोकस ऑफ रूरल सोशोलॉजी. तो रूरल सोशोलॉजी में हम ज़्यादा फोकस जो करते हैं वो है फूड एंड एग्रीकल्चर पे, क्योंकि हमें पता है रूरल एरियाज़ में जो मेन चीज़ होती है वो होती है एग्रीकल्चर. ठीक है, एंड मच ऑफ द फील्ड इज़ डेडिकेटेड टू इकोनॉमिक्स ऑफ फार्म प्रोडक्शन. तो ज़्यादातर जो रूरल सोशोलॉजी में हम पढ़ते हैं वो होता है कि फार्म प्रोडक्शन की जो इकोनॉमिक्स होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन ये होता है, ये फार्म प्रोडक्शन का कैसे होता है ये हम इसमें पढ़ते हैं. ठीक है, Many rural sociologists work in the area of developmental studies. तो बहुत सारे जो रूरल सोशोलॉजिस्ट्स होते हैं वो डेवलपमेंट स्टडीज़ से आ रहे होते हैं, कम्युनिटी स्टडीज़ से आ रहे होते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट से आ रहे होते हैं, या फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से आते हैं. ठीक है, ज़्यादातर रिसर्च जो है वो थर्ड वर्ड होती है. थर्ड वर्ड मीन्स अभी जो करंट रिसर्च है. रूरल सोशोलॉजी एज इंडिकेटेड बाई इट्स नेम स्टडीज रूरल सोसाइटी, रूरल सोशल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन. तो यानी जो भी हमारे ऐसे एरियाज़ हैं जो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का स्ट्रक्चर और वहाँ के इंस्टीट्यूशन की हम स्टडी करते हैं रूरल सोशोलॉजी में. सो आई होप यहाँ पे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रूरल सोशोलॉजी के बारे में हो गई होगी. रूरल सोशोलॉजी एज इंडिकेटेड बाय इट्स नेम स्टडीज रूरल सोसाइटी, रूरल सोशल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन. तो रूरल सोशोलॉजी में जैसे कि उसका नाम बता रहा है, हम रूरल सोसाइटी को पढ़ते हैं, रूरल सोशल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और इंस्टीट्यूशंस पढ़ते हैं. ठीक है, द रूरल सोसाइटी इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. ज़्यादातर डिपेंडेंट होती है ये सोसाइटी एग्रीकल्चर पे यानी खेती पे. एंड हेंस रूरल सोशोलॉजी ऑल्सो कंसर्न्स इटसेल्फ ऑन पीजेंट सोसाइटी. पीजेंट सोसाइटी का क्या मतलब होता है? ऐसी सोसाइटी जहाँ पर बहुत सारे ऐसे लेबरर्स होते हैं जो काम करते हैं एग्रीकल्चर में. ओके, सो रूरल सोशोलॉजी इज सेंटर्ड ऑन रूरल कम्युनिटी लाइफ. The rural society is generally rooted in the villages and rural sociology studies the facets of the villages. तो ज़्यादातर स्टडी हम विलेज की ही करते हैं. The way it functions, किस तरह से वो काम करता है, क्या वहाँ की प्रॉब्लम्स होती हैं और किस तरह से हम उन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. रूरल सोशोलॉजी ऑफर्स अ वाइबल सोल्यूशंस एंड वेज टू मिटिगेट द प्रॉब्लम्स. तो विलेज में जिस तरह की भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सोल्यूशन निकालना रूरल सोशोलॉजी का काम होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स की जो इफेक्ट्स हैं उनको कम किया जा सके, उनको मिटिगेट किया जा सके. ठीक है, now these are some important famous rural sociology definitions. if you are preparing for objective type exam तो वहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि ये चीज़ किसने कही थी रूरल सोशोलॉजी के रिलेटेड. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सब्जेक्टिव एग्जाम्स, लेट्स से यूपीएससी और पीसीएस, तो वहाँ पर आप कुछ जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो आप कोट कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा
मार्क्स। ओके, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा सैंडरसन, जब मैं PDF दूंगी इसका टेलीग्राम पे, बर्टेंड, TL स्मिथ, देन FS चैपिन, AR देसाई बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। AR देसाई ने बहुत सारा काम किया है रूरल सोशियोलॉजी पे, तो इनकी तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा डेफिनेशन, ठीक है। द above definitions clearly justify that rural sociology studies the social interaction, institution and activities and social changes that take place in rural society। तो देखो रूरल सोशोलॉजी में सारी डेफिनेशंस हमें ये बताती हैं कि जो भी सोशल इंटरेक्शन होता है, इंस्टीट्यूशन होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं, चेंजेस होते हैं, वो सारा जो रूरल सोसाइटी में हो रहा होता है वही हमारा मेन सब्जेक्ट मैटर होता है किसका, रूरल सोशोलॉजी का। ओके, इट स्टडीज द रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से सोसाइटी में चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये भी हम पढ़ते हैं किसमें, रूरल सोशोलॉजी में। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट रूरल सोशोलॉजी एक्ट्स एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ रूरल सोशल लाइफ। तो रूरल सोशल लाइफ, ये सब कीवर्ड्स हैं जो आपको फोकस करने हैं। एंड प्रोवाइड्स द नॉर्म्स एंड वैल्यूज, किस तरह के नॉर्म्स होते हैं, किस तरह की लाइफ होती है, सब कुछ रूरल सोसाइटी का जो हम पढ़ते हैं वो रूरल सोशोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड द डिफरेंस दे पॉजेस फ्रॉम द अर्बन। और हम इसे कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं अर्बन पॉपुलेशन के साथ, यानी अर्बन सोसाइटी कैसी है उससे कंपैरिजन में हम पढ़ते हैं, तो हमें ज़्यादा समझ में आता है। ओके, now we will understand the emergence of rural sociology. During the beginning of 1950s, देखो emergence का मतलब क्या होता है, emergence मतलब होता है origination, means रूरल सोशोलॉजी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। जैसे कि हम सोशोलॉजी में पढ़ते हैं emergence of sociology, उसी तरीके से हम देखेंगे कि रूरल सोशोलॉजी का emergence कैसे हुआ। ओके, ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ 1950s, यानी 1950s की स्टार्टिंग में द सोशोलॉजिस्ट एंड द सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट बिगेन कंडक्टिंग एक्सटेंसिव एंड इन्यूमरेबल स्टडीज इन द फील्ड ऑफ रूरल सोशोलॉजी। तो सबसे पहले याद रखना, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने स्टार्ट की थी बहुत ज़्यादा स्टडीज़ इन रूरल सोशोलॉजी, ठीक है। मेजर कंसर्न ऑफ दी स्टडीज़ वॉज द स्क्रूटनी, स्क्रूटनी मतलब चेकिंग ऑफ द इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस डायमेंशंस ऑफ रूरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कैसे इंटर रिलेटेड हैं, आपस में मिली हुई हैं, उस पर स्टडी ये लोग करते थे। द फील्ड ऑफ रूरल सोशोलॉजी वॉज इनरिच्ड विद कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ M.N. श्रीनिवास, मैकिम मैरियट, S.C. दुबे एंड D.N. मजूमदार। तो ये याद रखना, रूरल सोशोलॉजी में इन लोगों ने काफ़ी काम किया है और एमरजेंस इन लोगों की वजह से इंडिया में काफ़ी हुआ, मतलब ठीक है, इनकी स्टडीज़ की वजह से ही हमारे इंडिया में रूरल सोशोलॉजी आई। तो इनकी बुक्स आप लोग देख लीजिएगा, इनकी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो भी नाम आप किसी भी टॉपिक में देखोगे उनकी बुक्स आपको सर्च करनी है अगर ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ द बर्थ ऑफ रूरल सोशोलॉजी वॉज ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टडी ऑफ डिफरेंट कंडीशंस एंड एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ एंड प्रिवेलिंग प्रॉब्लम्स दैट प्लेग्स रूरल सोसाइटी। तो मैंने अभी बताया, क्योंकि उस टाइम पे जो रूरल सोसाइटी है उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, काफ़ी प्रॉब्लम में थी। उस प्रॉब्लम को पढ़ने के लिए, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए हमारा जो रूरल सोशोलॉजी है वो सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट बनाया गया, ठीक है। अर्लियर मैनी सोशल साइंसेज हैव स्ट्राइव टू प्रोवाइड वाइबल सोल्यूशन फॉर चैलेंजेस फाउंड इन रूरल सोसाइटी। तो बहुत सारी और भी सोशल साइंसेज जो हैं उन्होंने अपने सॉल्यूशंस दिए ताकि रूरल सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके। इसीलिए एक अलग से सब्जेक्ट ही बना दिया गया जिसका नाम है रूरल सोशोलॉजी। ओके, ये एक ओवरऑल एमरजेंस की बात कर रहा है। अभी हम स्पेसिफिकली इंडिया में कैसे कैसे चीज़ें बढ़ी, आगे स्टार्ट हुआ, वो अभी हम आगे देखेंगे। Though rural society exists since a long time, but rural sociology had then not emerged due to static and unchanged nature of rural social life। देखो ये जो रूरल सोसाइटी है ये बहुत टाइम से है, ठीक है, बट इसकी वजह से ही रूरल सोशोलॉजी नहीं आया। रूरल सोशोलॉजी आने के बहुत सारे और भी रीजंस थे जो कि स्टैटिक नहीं है, बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, ठीक है। अभी हम लोग आगे उसको देखेंगे। इन रिसेंट ईयर्स द कंपोनेंट ऑफ डायनेमिज्म and change have escalated the capability to comprehend the complex problem of life। देखो चीज़ें अब बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, है ना, फास्ट मूविंग सोसाइटी है हमारी, बहुत तेज़ी से जब चीज़ें आगे बढ़ती हैं और चेंज होती हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई एक टीम हमें चाहिए हो, या ऐसे समझो कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट चाहिए होगा, ठीक है। तो रूरल सोशोलॉजी में रूरल सोसाइटी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करने के लिए हमने एक तरह का ये
पूरा सब्जेक्ट मैटर रेडी किया. ओके, ड्यूरिंग द 18th century there was a major shift in scientific inventions and discoveries that helped in transforming human thinking and लाइफ. 18th सेंचुरी में आते आते सब कुछ देखो बदल गया. 18th सेंचुरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा साइंटिफिक इन्वेंशन तब तक हो चुके थे. काफ़ी जो सोसाइटी है वो शिफ्ट कर चुकी थी. हमारे आप लोगों ने पढ़ा होगा इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में रेनेसांस एंड वो सब चीज़ें, तो वहाँ से रिलेट करके आप समझ सकते हो. तो क्योंकि साइंस बढ़ चुकी थी, लोगों की थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ चुकी थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि हमें कुछ ऐसा चाहिए था जिससे हम रूरल सोसाइटी को पढ़ सकें. देखो, the exponential growth of industrialization and urbanization caused issues such as slums and overcrowding in the cities. अब जब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, अर्बनाइजेशन बढ़ा, तो क्या हुआ, लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया. ये देखो, जब शहर में जॉब्स मिलने लगी तो रूरल पॉपुलेशन ने एकदम से स्विच कर दिया कहाँ, सिटीज़ की तरफ. उससे क्या हुआ, रूरल सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होने लगी. किस तरह की प्रॉब्लम्स अभी हम लोग देखेंगे. देखो, रूरल पीपल फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज. इवेंचुअली द स्ट्रीम्स ऑफ थॉट बाय द थिंकर्स फोकस ऑन इश्यूज. जो शुरू के जो थिंकर्स थे, जो रूरल सोशियोलॉजी में काम करते थे, उनका फोकस होता था पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड हाइजीन, एजुकेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सो नाउ वी विल सी किस तरह की चीज़ें थी ओवरऑल टेक्निकल चीज़ें जो हम कह सकते हैं, जिनकी वजह से रूरल सोशियोलॉजी हमारा एज अ सिस्टमैटिक साइंस बनाया गया. ठीक है. एज अ सिस्टमैटिक साइंस रूरल सोशियोलॉजी इमर्ज्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो याद रखना, सबसे पहले ये रूरल सोशियोलॉजी हमारी अमेरिका से स्टार्ट होती है. कब, जब अमेरिकन सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आ रही थी ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन 1890 और 1920 के पीरियड में. ठीक है. सो द प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड मास पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस, कल्टिवेटर्स के बीच में कोई लैंड राइट्स नहीं था. इन सब से क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा था हमारा अमेरिकन सोसाइटी. ओके. सच प्रॉब्लम्स लेड टू मास माइग्रेशन. लोगों ने बहुत ज़्यादा माइग्रेट करना शुरू कर दिया. वो रूरल एरियाज को छोड़कर सिटीज़ में मूव करने लगे. ओके. एज अ रिजल्ट देयर वाज सिवियर शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन. अब सारा जो भी किसान अगर सोचो ना हो, ठीक है, कोई भी खेतों में काम नहीं करना चाहता, तो हमारा फूड ग्रेन्स कहाँ से आएगा. इसीलिए कहते हैं कि हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारा जो एग्रीकल्चर है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है. अगर सब लोग सिटी में मूव करने लगेंगे और खेतों में कोई काम नहीं करेगा, कोई फार्मर नहीं बनना चाहेगा, तो क्या होगा, हमारे साथ भी शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन हो जाएगा. वही चीज़ हुई थी अमेरिका के साथ. ओके. देयर वाज अ फियर दैट एंटायर रूरल सोसाइटी वाज फेसिंग अ थ्रेटनिंग डीके. बहुत तेज़ी से रूरल सोसाइटी जो है वो खराब हो रही थी. Then the Country Life Commission appointed in America to study degrading situation. एक समझ लो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी जिसका काम था कि वो रूरल सोसाइटी की जो कंडीशन है उसको स्टडी करे रेलेवेंट डेटा के साथ. ठीक है. और जो भी फाइंडिंग्स हैं उनको अमेरिकन सोशोलॉजिकल सर्वे के साथ मिलकर काम करे. 1912 की बात है ये. ओके. सो इसके बाद रिप्यूटेड सोशोलॉजिस्ट जो थे, जेम्स माइकल विलियम्स, वॉरेन एच विल्सन एंड न्यूल एल सिम्स contributed extensively to the study to American rural society. इन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया अमेरिकन रूरल सोसाइटी को समझने में, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में. ड्यूरिंग दोज डेज द रूरल सोशोलॉजिस्ट यूज्ड स्टैटिस्टिकल एंड हिस्टोरिकल डेटा अलॉन्ग विद फील्ड इंटरव्यू टू फाइंड आउट एम्पिरिकल रियलिटी ऑफ यूएस कंट्री लाइफ. बहुत ज़्यादा चीज़ों पे काम किया गया, रिसर्च की गई, ताकि कंडीशन जो है यूएस कंट्री लाइफ यानी रूरल लाइफ, उसको समझा जा सके. The work on rural sociology in America were discussed from humanist viewpoint, and the solutions that it offered were highly revered in national level policy planning. तो जो भी national level policy planning थी उसमें उन suggestions को include किया गया. So जिस तरीके से the way general sociology emerged due to problems in general life, similarly rural life problems necessitated the emergence of rural sociology. तो जिस तरीके से हमारा सोशोलॉजी इमर्ज हुआ था, क्योंकि जनरल लाइफ जो है हमारी, जो हमारी सोसाइटी थी उस टाइम पे, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी. इसी तरीके से हमारी रूरल सोसाइटी में भी जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमें ज़रूरत पड़ी एक ऐसे सब्जेक्ट की जो इन सारी प्रॉब्लम्स को पढ़ पाए, जो इन सारी प्रॉब्लम्स को डील कर पाए. तो रूरल सोशोलॉजी ऐसे इमर्ज हुई. ये ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है. ठीक है. तो अभी हम स्पेसिफिकली इंडिया में बात करेंगे इसके बाद, कि इंडिया में क्या क्या ऐसे पॉइंट्स थे जिनकी वजह से रूरल सोशोलॉजी हमारे इंडिया में आई. ओके. In 1917, by the collaborative effort of various sociologists, a new department named Rural Sociology was opened in American सोशोलॉजिकल इंस्टीट्यूट फॉर सर्वे. तो यहाँ पे सबसे पहला, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबसे पहला डिपार्टमेंट जो है वो खुला था
1917 में. However, there were times when rural sociology faced paucity of research work due to inadequate skilled and trained personnel. तो स्टार्टिंग में हमारे पास ऐसे रिसर्चर नहीं थे, ऐसे स्किल्ड स्टाफ नहीं था जो रिसर्च कर पाए, तो काफ़ी टाइम तक ये जो रिसर्च है रूरल सोशोलॉजी की ये पॉज रही, रुकी रही. ओके, बट ग्रेजुअली द रिसर्च वर्क ऑन द रूरल प्रॉब्लम्स वॉज कंडक्टेड बाई एमिनेंट रिसर्च स्कॉलर. धीमे धीमे लोग इन्वॉल्व हुए और रिसर्च आगे बढ़ी. अ क्वार्टरली मैगजीन नेम्ड रूरल सोशोलॉजी वॉज पब्लिश्ड इन द 1936. तो ये याद रखना, रूरल सोशोलॉजी के नाम की एक मैगजीन थी जो 1936 में आई थी, जिसमें सारी चीज़ें होती थी, सारे रिसर्च पेपर्स रिगार्डिंग जो रूरल लाइफ होते थे वो होते थे. ओके, हेंस आफ्टर एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड रूरल सोशोलॉजिकल सोसाइटी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई 1937 में. उसके बाद चीज़ें काफ़ी बेटर हो गई. इन 1930 अ बुक रिटन बाय सोरोकिन जिमरमैन एंड CJ गाल्पिन नेम्ड, ये बुक इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना, A systematic source book in rural sociology was published, which was known as the milestone of sociological literature. So ये चीज़ important है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं. Okay. Due to the pervasive turmoil during the war period, the need of rural sociologists was utterly felt. There were many departments established by the American government for the continuity of rural research work. तो बहुत ज़्यादा जब वॉर के टाइम पे प्रॉब्लम होती थी, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था कि हमें रूरल सोशोलॉजिस्ट मिलें जो कि स्टडी कर पाएँ और कंडीशन को इम्प्रूव कर पाएँ. ठीक है. वाइल मैनी स्कॉलर्स डिड रिसर्च वर्क ऑन रूरल सोसाइटी, अदर्स वर इंगेज एज फैकल्टी मेंबर्स इन वेरियस यूनिवर्सिटीज़. तो बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने करी है रिसर्च. हाउएवर द मेजर प्रोमिनेंस दैट रूरल सोशोलॉजी रिसीव्ड वाज आफ्टर द पोस्ट वॉर पीरियड. तो वॉर वगैरह जब खत्म हुआ उसके बाद से रूरल सोशोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है. ओके, इट वॉज इन दिस एरा that rural sociology was widely studied and researched upon. बहुत ज़्यादा इसके बाद इस पे काम हुआ है. There was an expansion in scope of discipline of rural sociology which was earlier limited. तो इससे पहले तक बहुत limited scope था. After war and everything, scope जो है rural sociology का वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा. Okay. The scope widened to study the rural social institution. तो कैसे बढ़ा, इसमें कास्ट, मैरिज, फैमिली सिस्टम, ये सब चीज़ें भी आ गई, माइग्रेशन, है ना, रूरल कम्युनिटी, रूरल एजुकेशन, अर्बन कॉन्ट्रास्ट या फिर रूरल हेल्थ, इतनी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन होने लगी. तो क्या हुआ, इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया. दिस एरा विटनेस्ड वेरियस नोटवर्दी पब्लिकेशंस. इस एरा में बहुत सारे अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस हमें देखने को मिल जाते हैं इम्पॉर्टेंट, जैसे कि रूरल सोशोलॉजी बाय नेल्सन एंड अ स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी बाय कॉल्ब एंड ब्रूनर. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये बुक्स के नेम इम्पॉर्टेंट हैं. अलॉन्ग विद सिग्निफिकेंट पब्लिकेशंस इन द फील्ड ऑफ रूरल सोशोलॉजी, there were also newer subjects introduced in the American universities that created a mass applause for the discipline. ओके, तो रूरल सोसाइटी इस तरीके से बनी और अभी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे ये काम कर रही है, लोग इसको पढ़ रहे हैं और स्कॉलर्स इसमें अपना काम कर रहे हैं. ठीक है, तो ये ओवरऑल था किस तरीके से रूरल सोशोलॉजी स्टार्ट हुई. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में. सो अब हम देखेंगे कि इंडिया में रूरल सोशोलॉजी का इमर्जेंस कब हुआ और कैसे हुआ. देखो, द कमेंसमेंट ऑफ रूरल सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इन इंडिया डेट्स बैक टू सर हेनरी एस मेन, हु पब्लिश 2 बुक्स. बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, हेनरी मेन. इन्होंने 2 बुक्स पब्लिश की थी. एक है एंशिएंट लॉ 1861 एंड दूसरी है एंशिएंट सोसाइटी 1877. ठीक है, तो यहाँ से हमारा रूरल सोशोलॉजी आना स्टार्ट हुआ था इंडिया में. कैसे? He wrote extensively on Indian villages but was later criticized by Dumont for his European biasness and centrism. इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था इंडियन विलेजेस पे, बट बाद में जो लुई दुमो है उन्होंने इनको बोला था कि इन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें बायसनेस और वो सब दिखाया है कि क्या कहते हैं उसे, दूसरे को बेटर बता के उन्होंने इंडियन विलेज को दिखाया होगा. ओके, अकॉर्डिंग टू दुमो, सर हेनरी मेन हार्डली एवर लुक्ड एट इंडियन विलेज इन इटसेल्फ बट ओनली एज अ काउंटर पार्ट टू. ओके, तो ये देखो यहाँ पे दुमो ने क्या बोला कि हेनरी मेन जो थे उन्होंने कभी इंडियन विलेज को ठीक से नहीं देखा और उन्होंने बस अपना कंपेयर कर करके लिखना स्टार्ट कर दिया. इंडिया वॉज टू हिम लिटिल मोर देन हिस्टोरिकल रिपोजिटरी ऑफ वर्टिबल फिनोमिना ऑफ एंशिएंट यूसेज. इनके हिसाब से क्या था कि इंडिया बस एक रेपोजिटरी समझते हो आप लोग. रेपोजिटरी मीन्स एक ऐसी जगह जहाँ पे हिस्टोरिकल चीज़ें हों बहुत सारी. तो ये इंडिया को इस तरीके से लेते थे, ठीक है, जहाँ पे एंशिएंट चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और आप जाइए वहाँ पे उसको देखिए, दैट्स ऑल.
However, a systematic study of rural sociology in India commenced after the promulgation of Constitution of India and implementation of community health development. तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे फोकस किया गया और उसी टाइम पे रूरल सोशियोलॉजी की नीड भी बढ़ी. During the British era in India, sociologists tried to trace the pattern of land tenure, customary laws and functioning of peasants and the artisans. तो ब्रिटिश जब थे इंडिया पे, जब रूल कर रहे थे, उस टाइम पे भी सोशोलॉजिस्ट ने काफ़ी ट्राई किया कि वो लैंड टेन्योर सिस्टम को पढ़ पाएँ, कस्टमरी लॉज को पढ़ पाएँ. ओके, देयर वर ऑल्सो रिसर्चेस एंड इंक्वायरीज मेड ऑन द डे टू डे अफेयर टू रूरल लाइफ. बहुत ज़्यादा और भी रिसर्च होती थी रूरल लाइफ पे. द रिकरेंट फेमाइंस इन इंडिया प्रोवोक न्यूमरस स्टडीज. देखो, फेमाइन समझते हो, भूखमरी जिसको कहते हैं. जब बहुत सारे लोग भूख से मरते थे तो फिर इन सब चीज़ों से क्या होता था कि रूरल सोशियोलॉजी की जो स्टडी है उसमें लोगों को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ता था, उसकी जो नीड है वो लोगों को समझ में आती थी. इट वॉज द एफर्ट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ICSSR, एन एपेक्स बॉडी ऑफ सोशल साइंटिस्ट टू कंडक्टेड रिसर्च बेस्ड सर्वे. तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ी जो कि रिसर्च करवाती है, सोशल साइंटिस्ट का एक तरह का कलेक्शन है समझ लो. तो इनके एफर्ट से बहुत ज़्यादा काम स्टार्ट हुआ रूरल सोशियोलॉजी में. ओके, इन इट्स वेरी फर्स्ट वॉल्यूम अ सर्वे ऑफ रिसर्च इन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी द सब डिसिप्लिन ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इज डिस्कस्ड अंडर चैप्टर रूरल स्टडीज. तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर एक तरह का समझ लो सर्वे है जो कि आया, जिसकी वजह से भी रूरल सोशियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंडिया में आगे बढ़ी. अब AR देसाई, देखो AR देसाई का नाम बहुत आएगा रूरल सोशियोलॉजी में क्योंकि AR देसाई ने बहुत काम किया है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये. AR देसाई, अ नोटेड सोशियोलॉजिस्ट, हैज़ डन अ पॉइंटरिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ रूरल सोशियोलॉजी बाय एडिटिंग रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया. तो इन्होंने एक बुक एडिट की थी जिसका नाम है रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, और इन्होंने बहुत सारा काम किया है उसमें, बहुत सारी क्वेश्चंस को इन्होंने सॉल्व किया है और क्वेश्चंस जनरेट भी किए हैं. ओके, Post-independent India saw an upheaval in the community-based life due to extensive participation of rural masses in the freedom struggle. देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब इंडिपेंडेंट के बाद क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा रूरल मासेस जो हैं उन पे काम करना पड़ गया, उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा हमें दिखने लगी. क्यों? क्योंकि सबने फ्रीडम स्ट्रगल पे पार्टिसिपेट किया था साथ में, तो देयर वाज अ गुड अमाउंट ऑफ यूनिटी दैट टाइम. ओके, देयर हैव बीन मेनी इंस्टेंसेस ऑफ डीप डिवाइड. बहुत ज़्यादा डिवाइड भी होता था, जैसे कि लैंग्वेज के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रीजनल बेसिस पे. तो ये सब रीजंस हैं जिनकी वजह से बहुत ज़रूरी हो गया था रूरल लाइफ को पढ़ना, या फिर एक ऐसा सिस्टम बनाना जहाँ पे रूरल सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखा जा सके. नाउ रूरल सोशियोलॉजी इवेंचुअली गेन प्रोमिनेंस एंड इमर्ज्ड इन इंडिया soil due to aforementioned reasons and also due to its agrarian nature. देखो, एग्रीकल्चर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना. तो रूरल सोशियोलॉजी इसलिए भी हमें पढ़ना पड़ा या लाना पड़ा, बनाना पड़ा, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. हमें पता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है. Now, India resides in villages and majority of its denizens are dependent on agriculture. I think ये citizens भी होगा, मे बी denizens तो मैं पहली बार देख रही हूँ, तो आप citizen समझ लो, ठीक है. तो बहुत सारे जो समझ लो लोग हैं वो हमारे अभी भी विलेजेस में रहते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हमें रूरल सोशियोलॉजी चाहिए ही था, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लोग विलेज में रहते हैं तो हम उनके बारे में पता कैसे करेंगे, उनके बारे में उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे, है ना. तो रूरल सोशियोलॉजी इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट. देखो, मैं बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ इसलिए क्योंकि पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, बट आपके दिमाग में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब आप जब पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. ओके, इट एम्ड एट स्टडिंग द ग्रेव इशूज़. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशूज़ जो हैं उस पर फोकस रहता था रूरल सोशियोलॉजी का. ओके, अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जर्वेबल फिनोमिना एंड प्रूविंग वायबल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू मिटिगेट चैलेंजेस. तो जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उनको कम करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए रूरल सोशियोलॉजी बनाया गया, और क्या क्या रीजंस थे वो हमने अभी डिस्कस किए. सो आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी. नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी स्कोप पे, इंपॉर्टेंस पे, सिग्निफिकेंस पे रूरल सोशियोलॉजी के. इस पूरी प्लेलिस्ट में सिर्फ और सिर्फ रूरल सोशियोलॉजी की ही टॉपिक्स होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और ज़्यादा मटीरियल इस पर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है. ओके, सो मैं PDF दे दूँगी, इसको अच्छे से पढ़ना. साथ में मैं कोई बुक भी बता दूँगी और रेफरेंस बुक भी बता दूँगी जो कि आप पढ़ सकते हो. So that's it for today, guys. I hope you like this lesson. Let me know in the comment section what exam you are preparing for, क्योंकि उससे मुझे आइडिया होगा कि कौन से स्टूडेंट किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं.
तो यहाँ पे जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू गो इन द प्लेलिस्ट, मैं अभी एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, ठीक है। यहाँ पे प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हैं, आप इसमें अच्छे से जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहीं पे मिलेंगी, सारे नोटिफिकेशंस यहीं पे मिलेंगे। एक डिस्कशन ग्रुप भी है जिसमें और भी मेरे सोशोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हो। साथ में ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, तो कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, कीप लर्निंग।